बीती रात उन लोगों के साथ जो भी हुआ था, उसके बाद खुद को तसल्ली दे पाना भी इतना आसान नहीं था। आखिर सिद्धार्थ और गौरी ने अपने बीच में से एक शख्स को उन भूतों का निवाला बनते हुए देखा था। जब सिद्धार्थ और गौरी सोकर उठे, तब तक बूढ़े बाबा वहां गेस्ट हाउस में पहले से पहुंच चुके थे। दयाल ने सिद्धार्थ और गौरी को जगाया और उन्हें बताया कि बूढ़े बाबा उन लोगों का बाहर इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग फ्रेश हुए और बूढ़े बाबा से बात करने के लिए सिद्धार्थ बाहर निकला। लेकिन बाहर सिद्धार्थ ने जो देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। ये कैसे हो सकता है? ये जिंदा कैसे हो सकता है? ये सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा के साथ वहां मौजूद प्रीतम को देखकर इतना कहा और सोच में पड़ गया। वो दरअसल ऐसा हुआ कि जब उन भूतों ने आप लोगों को वहां से निकल जाने के लिए कहा, उसके बाद जब वो मेरी बलि देकर मुझे खाना चाह रहे थे, तब उन लोगों ने अपना मन बदल लिया। जब वो लोग मेरी गर्दन काटने वाले थे, तभी उन्होंने देखा कि मेरे हाथ की एक उंगली कटी हुई थी और कटे हुए अंग वाले इंसानों की बलि से शैतान को खुश नहीं किया जा सकता था। इसीलिए उन भूतों ने मुझे जान से नहीं मारा। लेकिन क्योंकि वो लोग मुझसे नाराज थे, इसलिए मुझे सजा देने के लिए मेरे दूसरे हाथ की भी एक उंगली काट दी और मुझे जिंदा छोड़ दिया। प्रीतम ने सिद्धार्थ को जवाब देते हुए कहा, क्या सचमुच भूत इतने ज्यादा दयालु और समझदार हो सकते थे कि उन्होंने हाथ में आया उस शिकार को छोड़ दिया था? लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। एक ऐसी हकीकत जिसके बारे में सिद्धार्थ और गौरी कुछ भी नहीं जानते थे। तो क्या बूढ़े बाबा को इसके बारे में पता था? लेकिन बाबा, क्या वो भूत सच में किसी को ऐसे ही जाने दे सकते हैं? आपको इसमें कुछ गड़बड़ नहीं लगती? सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से पूछा। सिद्धार्थ, 1 मिनट के लिए जरा तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ से कहा। बाबा के ऐसा कहने के बाद सिद्धार्थ उनके साथ एक कोने में गया, जहां बाबा ने उससे कहा, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि गांव के तमाम लोगों से मदद मांगने के बाद भी कोई हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ था। भले ही पैसों की खातिर सही, लेकिन प्रीतम हमारी मदद तो कर रहा है। अगर हम उस पर इस तरह से शक करेंगे तो आगे ये भी हो सकता है कि शायद वो हमारी मदद ना करे। पानी कितना भी गंदा क्यों न हो, अगर उसे पीकर प्यास न बुझाई जा सके, लेकिन आग तो बुझाई जा सकती है, बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को समझाया। बाबा की बात सुनकर सिद्धार्थ ने मन ही मन सोचते हुए कहा, लगता तो ऐसा है कि ये बूढ़े बाबा और प्रीतम दोनों ही मिले हुए हैं और हमारे साथ कोई गेम खेल रहे हैं। सिद्धार्थ काफी हद तक इस बात को समझ चुका था कि प्रीतम कैसे बच गया होगा और भूतों ने उसे क्यों छोड़ दिया, लेकिन इस बारे में ज्यादा सोचने का अभी वक्त नहीं था। पर प्रीतम के उस भूता हवेली से जिंदा लौट आने के बाद सिद्धार्थ के दिल में प्रीतम को लेकर जो शक था, वो और भी ज्यादा गहरा हो गया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी लोग अब उस तालाब को ढूंढने के लिए निकल पड़े, जहां पर उन्हें अगली पजल को सॉल्व करना था। जिस तालाब में वो लोग आज जाने वाले थे, वो भी वीरानगढ़ की बेहद खतरनाक जगहों में से एक था। देखने में सूखा लगने वाला वो तालाब एक्चुअली सच में सूखा नहीं था। उसका कुछ हिस्सा सूखा था और कुछ में थोड़ा पानी और बाकी एक बड़ा हिस्सा दलदल था। उस तालाब में खतरा सिर्फ मगरमच्छ से हो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मगरमच्छ तो वहाँ एक छोटा खतरा था। वो जगह भी वीरानगढ़ के बाकी हिस्सों की तरह हॉन्टेड थी। उस जगह के खतरे के बारे में बूढ़े बाबा और प्रीतम ने किस्से कहानियों में तो बहुत सुन रखी थी, लेकिन उनका खुद का वहां के खौफ से अभी भी सामना नहीं हुआ था। सिद्धार्थ और गौरी जो उस जगह के लिए बिल्कुल नए थे, उन्हें तो उस तालाब की ABCD भी नहीं पता थी। प्रीतम के हाथ में पट्टी बंधी हुई थी और उस पट्टी पर खून भी लगा हुआ था, जिससे ये जाहिर हो रहा था कि उन भूतों ने शायद उसकी उंगली सचमुच काट दी थी। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा ने स्टोर रूम से टूल्स कलेक्ट किए और अब वे लोग वीरानगढ़ की पश्चिम दिशा में बने तालाब पर पहुंच गए। उस तालाब के बारे में एक और अफवाह लोगों के बीच थी, और वो ये कि उस तालाब को बनाया भी भूतों नहीं था। तालाब कब बना था इसके बारे में तो कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसके आसपास भटकने वाले लोग जिंदा नहीं बच पाए थे। गांव के ज्यादातर लोग उस तालाब से दूर ही रहा करते थे। हालांकि उसमें पानी बहुत थोड़ा था, लेकिन चाहे लोगों को पानी की कितनी भी जरूरत पड़ जाए, कोई
उस तालाब की तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं किया करता था। उस तालाब से सिद्धार्थ को एक नीला पत्थर हासिल करना था, जिसके बाद हवेली का आगे का दरवाजा खुल पाता। क्योंकि सिद्धार्थ इस बात को जानता था कि वहां पर आगे उनका सामना एक मगरमच्छ से भी होने वाला है, इसीलिए वो अपने साथ स्टोर रूम में रखी तलवार भी लेकर गया था। तालाब के पास पहुंचने के बाद सिद्धार्थ और गौरी को एहसास हुआ कि वो जगह सन्नाटे का दूसरा नाम था। तालाब के अंदर जहां तहां काई जमी हुई थी, लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा अभी भी सूखा ही था। तालाब के चारों तरफ पक्की सीढ़ियां बनी हुई थी, लेकिन पुरानी होने की वजह से वो सीढ़ियां बहुत जगह से टूटी हुई थी। आसपास बबूल और दूसरी झाड़ियों और ज्यादातर सूखी घास मौजूद थी। दिन के समय में भी वो जगह बहुत ज्यादा खौफनाक लग रही थी। वहां आसमान में चील उड़ रही थी, जो ऐसे आवाज कर रही थी जैसे उन्हें अभी खाना मिलने वाला हो। बाबा, यहाँ तो मगरमच्छ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यह तालाब इतना छोटा भी नहीं कि हम इसके किसी एक हिस्से में ही ढूंढने लगे और हमें वो पत्थर मिल जाए। और तालाब के इतने बड़े हिस्से में उस पत्थर को खोजने में कई दिन लग जाएंगे, सिद्धार्थ ने कहा। जब वे लोग ये सारी बातें कर ही रहे थे, उसी समय वहां पर अचानक से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। देखने पर वहां कोई भी नहीं दिख रहा था। इसका मतलब ये था कि उस जगह मौजूद भूतों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर बाद उस सूखे तालाब के एक हिस्से में हलचल दिखाई देने लगी। वो दलदल के पास के हिस्से में जहां पर थोड़ा पानी मौजूद था, एग्जैक्टली वहीं पर कुछ उथल पुथल दिखाई दी। जैसे कि पजल से उन्हें पता चला था कि उस तालाब में उनका सामना मगरमच्छ से होने वाला था। तो उन्होंने सोचा था कि वहां एक मगरमच्छ होगा जिसे मारने के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। लेकिन अभी उसके सामने एक नहीं बल्कि 3 मगरमच्छ दिखाई दिए थे, जिनमें से 2 बड़े और एक छोटा मगरमच्छ था। उस एरिया में जहां पर वो तालाब बना हुआ था, न जाने कहां से एक बहुत तेज बवंडर आ गया। आगे का कुछ भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। वे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहीं नीचे बैठ गए। जब वो बवंडर थमा तो कुछ ही देर में वो मगरमच्छ उनके नजदीक पहुंच गए और ऊपर हवा में भयानक शक्ल वाले भूत मंडराने लगे। उनकी आंखें अंगारे बरसा रही थी। ऊपर आसमान में बादल छाने लगे। अजीब तो ये बात था कि बादल अपना रंग बदल रहे थे। वे कभी खून की तरह लाल तो कभी बेहद काले दिखाई दे रहे थे। अंधेरा सा छाने लगा। वहां की हवा में एक अजीब सी स्मेल आने लगी। उन भूतों की खौफनाक हंसी की आवाज सुनकर वहां मौजूद सिद्धार्थ और उसके साथी थर थर कांपने लगे। नीचे मगरमच्छ उनके करीब थे और ऊपर वो खौफनाक भूत जो देखने में कोयले की तरह काले थे और सफेद गाउन पहने थे। बड़े बड़े नाखूनों और नुकीली दांतों वाले ये भूत सिद्धार्थ और उसके साथियों को वहां देखकर बहुत नाराज लग रहे थे। शायद ऐसा था कि तालाब भूतों ने सिर्फ अपने लिए बनाया था और उन्हें इंसानों का दखल बिल्कुल पसंद नहीं था। तो आगे क्या होने वाला था? गुर्राने की आवाज करते हुए वे मगरमच्छ, आज तो हमारी मौत पक्की है। ये मगरमच्छ तो हमें छोड़ने वाला नहीं। चलो यहाँ से भाग चलते हैं, अपनी जान बचाओ। प्रीतम ये कहते हुए वहां से भागने लगा। उसके ऐसा कहते ही उन भूतों ने उन सभी को ऊपर उठाकर उल्टा लटका दिया और सारे भूत जोर जोर खतरनाक तरीके से हंसने लगे। वे कभी उन्हें उल्टा कभी सीधा करने लगे। डर के मारे उन सभी की दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई थी। उन भूतों से छुटकारा कैसे पाया जाए, उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। उनकी खुशकिस्मती थी कि ये लोग जिस जगह पर थे वहां नीचे दलदल नहीं था, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि नीचे मगरमच्छ थे। बूढ़े बाबा के साथ रहकर सिद्धार्थ को ये तो पता चल गया था कि कुछ वक्त के लिए भूतों को सरसों के दाने का छिड़काव करके भगाया जा सकता था और इसीलिए वो सरसों के दाने अपने साथ रखा करता था। नीचे मगरमच्छ अपनी भूख मिटाने के लिए उन लोगों के नीचे टपकने का इंतजार कर रहे थे और ऊपर वो भूत उन्हें लटकाए हुए थे। खौफ और मौत का मंजर जो वहां पर बना था उसे बयां नहीं किया जा सकता था। कुछ देर बाद वो भूत उन्हें तेजी से तालाब के ऊपर इधर उधर घुमाने लगे। बूढ़े बाबा की गर्दन पर उनकी पकड़ मजबूत होने लगी और वो खांसने लगे। उनका दम घुटने लगा। उन भूतों में से एक ने गौरी के बाल खींचने शुरू कर दिए
गौरी जोर जोर से चीखने लगी। अचानक नीचे घूम रहे उन 3 मगरमच्छों में से 2 तालाब के सूखे वाले हिस्से में बनी एक सुरंग में जाने लगे। जब उन्हें जाते हुए सिद्धार्थ ने देखा तो उसने पाया कि जिस जगह वो मगरमच्छ गए थे उसके ठीक बगल में एक और छोटी सुरंग थी जिसमें नीली रोशनी दिखाई दे रही थी। हो न हो ये रोशनी उसी पत्थर की थी जिसकी तलाश में सिद्धार्थ अपने साथियों के साथ उस जगह आया था। उन भूतों ने सिद्धार्थ को अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था और जैसे ही उन्होंने सिद्धार्थ को थोड़ा सीधा किया उसने अपनी मुट्ठी में रखे हुए वो सरसों के दाने सभी तरफ छिड़क दिए। जैसे ही वो भूत गायब हुए सिद्धार्थ और बाकी सब लोग धड़ाम से नीचे गिर गए। बिना देर किए गए सिद्धार्थ ने अपनी तलवार उस मगरमच्छ की तरफ लहरानी शुरू कर दी और जैसे ही उस मगरमच्छ ने सिद्धार्थ पर झपट्टा मारा, सिद्धार्थ की उस तेज धार तलवार ने उस मगरमच्छ की गर्दन पर एक गहरा जख्म कर दिया। वो मगरमच्छ जोर से दहाड़ा और दोबारा सिद्धार्थ की तरफ लपका, लेकिन न जाने सिद्धार्थ में इतनी ज्यादा ताकत कैसे आ गई थी कि उसने 2 ही वार में उस मगरमच्छ का काम तमाम कर दिया। वो मगरमच्छ थोड़ी देर तक अपनी जगह पर तड़पता रहा, उसके बाद शांत हो गया। तुरंत सिद्धार्थ और उसके बाकी साथी सुरंग की तरफ आगे बढ़े। सिद्धार्थ ने सुरंग में हाथ बढ़ाकर उस पत्थर को बाहर निकाला। वो पत्थर किसी छोटे बच्चे की हथेली के बराबर था, एक बेशकीमती नीला पत्थर जिसमें अजीब तरह की चमक थी। सिद्धार्थ अब उस पजल को सॉल्व कर चुका था और हवेली का अगला दरवाजा खुल चुका था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सिद्धार्थ में इतनी ज्यादा ताकत कैसे आ गई थी। हवेली के अभी अभी खुलने वाले उस दरवाजे में सिद्धार्थ को अपने पेरेंट्स के बारे में क्या पता चलने वाला था? क्या वे लोग वहां से अब बिना किसी परेशानी के निकल जाने वाले थे? क्या प्रीतम के होते हुए सिद्धार्थ का आगे का सफर आसानी से पूरा हो सकता था? जानने के लिए सुनते रहिए।